गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है अवंती गार्डनिंग के एक और वीडियो में। दोस्तों, पूरे इंडिया में मानसून एक्टिव हो गया है और विद इन वीक प्रॉपर तरीके से बारिश भी चालू हो जाएगी। अभी जो कंडीशन है दोस्तों वो ये है कि जो पौधे हैं, हमारे जो प्लांट्स हैं, वो सब एक स्ट्रेस से बाहर आए हैं, क्योंकि समर की जो एक्सटेंसिव हीट थी उसकी वजह से उनका रूट काफ़ी प्रेशर में था और अब धीरे धीरे जो है उनका डेवलपमेंट वापस स्टार्ट हो गया है। तो हमें जो अभी आगे केयर करना है दोस्तों, उसके संबंध में ये वीडियो है जो मैं फॉलो करता हूँ। दोस्तों, मेरे एरिया के स्पेसिफिक एटमॉस्फेयर और वेदर के हिसाब से जो मैं फॉलो करता हूँ उसका ये वीडियो है। पहली चीज़ तो ये है दोस्तों कि ये जो जितना भी सिस्टम है, क्योंकि मैं रूट में किसी भी तरह का केमिकल यूज़ नहीं करता हूँ, तो ये पूरा सिस्टम जो है ये नेचुरल और ऑर्गेनिक सिस्टम है। और इसमें मेरा जो ध्यान कंसंट्रेशन जो मेरा होता है, वो कंसंट्रेशन मेरा टोटली जो सॉइल का स्ट्रक्चर है उस पर और उसकी जो लाइफ है, यानी कि उसकी जो सॉइल की पावर है, नेचुरल पावर, उस पर होता है। दोस्तों, इसमें सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि जब समर बहुत ज़्यादा होती है तो उस समय टेम्परेचर की वजह से क्या होता है कि हमारा पॉट जो है वो पॉट हीटअप होता है और 45 डिग्री की हीट हो, चाहे आपने उसको शेड में रखा हो, पर प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे मेरे जो प्लांट्स हैं वो सब सीधे ओपन रखे हुए हैं। अगर आप शेड में भी रखते हैं तो होता यह है दोस्तों कि जो छत हमारी होती है, जैसे मेरे प्लांट सारे छत पे हैं, तो छत हीटअप होती है तो टेम्परेचर धीरे धीरे पॉट को भी गर्म करता है। और पॉट के अंदर दोस्तों जो ऑर्गेनिक जो भी कल्चर होता है या जो बैक्टीरिया होते हैं, वो बैक्टीरिया एक लिमिटेड टेम्परेचर को ही वेयर कर पाते हैं। बाकी 35 या 33-34 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर जब जाता है और 40 के ऊपर तो सारे बैक्टीरिया ख़त्म हो जाते हैं। इससे होता ये है दोस्तों कि हमारी जो सॉइल होती है वो लाइफलेस हो जाती है, उसका स्ट्रक्चर एक तरह से बिल्कुल धूल जैसा हो जाता है। फिर आप चाहे उसमें कुछ भी चीज़ डालें तो वो उतना अच्छा काम करती नहीं है और धीरे धीरे रूट रॉट होने लगती है, क्योंकि रूट को सपोर्ट करने के लिए कुछ कल्चर उसके अंदर होता नहीं है। तो इसकी वजह से होता क्या है दोस्तों, सडनली जब बारिश होती है, स्टार्ट होती है, तेज़ बारिश होती है, आंधी तूफान आते हैं और फिर कंटिन्यूसली 3 या 4 दिन की बारिश होती है, तो धीरे धीरे वो रूट रॉट होती है। इसलिए हमें कई बार हमारे जो प्लांट होते हैं, चाहे कोई सी भी कैटेगरी हो, वो प्लांट हमें डाई बैक करते हुए दिखते हैं। तो मेरा पर्पस ये है कि मैं पॉट में उस कल्चर को वापस से डेवलप करूं। तो उसके लिए सबसे पहले देखें दोस्तों, एक और चीज़ हमें दिखती है कि जैसे जब रूट रॉट होना चालू होती है तो अनवांटेड फंगस जो है, जो उसकी रूट को खाती है, प्लांट की रूट को, वो फंगस उसके अंदर डेवलप होती है और थोड़ा सा नमी मिलने पे वो बहुत तेज़ी से ग्रोथ करती है और प्लांट को डैमेज करती है। कई बार स्टेम तक वो डैमेज आ जाता है और डैमेज की वजह से स्टेम पे नरमपन होकर यहाँ से स्टेम सड़ने लगता है। तो हमें अभी देखना है दोस्तों कि सबसे पहले हम वो जो अनवांटेड फंगस है उसको हटाएं और फिर जब हमारा पॉट सेटल हो जाए उसके बाद हम उसमें जो कल्चर है उसको डेवलप करें। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ जो हम यूज़ करेंगे वो है ये ट्राइकोडर्मा विरिडी। और ट्राइकोडर्मा विरिडी को कैसे यूज़ करना दोस्तों, मैं कैसे यूज़ करता हूँ, तो ट्राइकोडर्मा विरिडी या कोई भी ऐसा जो कंपाउंड है, मैं क्या करता हूँ दोस्तों, मैं एक 100 लीटर 150 लीटर का जो मेरा ड्रम है उसमें बारिश के पानी को मैं इकट्ठा करके रख लेता हूँ। क्योंकि बारिश का पानी नेचुरल होता है, उसके अंदर कोई क्लोरीन वगैरह नहीं होती है, तो सीधे सीधे इन जो कल्चर है इनको वो डैमेज नहीं करता है। तो बारिश के पानी इकट्ठा करके मैं इन कल्चर को डेवलप कराने के लिए उन्हीं का यूज़ करता हूँ। तो सबसे पहला काम मेरा होता है कि मैं ट्राइकोडर्मा विरिडी को लेके लगभग 5 या 10 ग्राम पर लीटर के हिसाब से, क्वांटिटी ये ज़्यादा लग सकती है आपको, पर इतनी क्वांटिटी मैं देता हूँ क्योंकि मैं इसको बार बार नहीं दूंगा, मैं इसको एक बार ही यूज़ करता हूँ। तो मैं ट्राइकोडर्मा विरिडी 5 ग्राम से लेकर के 10 ग्राम के बीच में पानी में मिला के और सारे पॉट्स में सीधे उसको ड्रेंचिंग करता हूँ।
तो इस तरीके से ये वाइट लेयर आपको जो दिख रही पॉट में, ये मेरा ट्राइकोडर्मा विरिडी है। एक चीज़ और दोस्तों, इनके जो कल्चर का प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर में आपको कुछ दिन का गैप लेना होता है। ऐसा नहीं कि आप सब चीज़ों को मिला के और एक साथ सभी को उसमें डाल दें। ये तरीका सही नहीं, क्योंकि कई आपस में कोलैबोरेट करती हैं, कई नहीं करती हैं। तो हम कई बार समझते हैं, कई बार नहीं समझ पाते हैं उस चीज़ों को, तो हम कोशिश करते हैं कि अलग अलग यूज़ करें, थोड़ा टाइम दें सेटल होने के लिए। तो मैं जैसे आज मैंने ट्राइकोडर्मा विरिडी डाला, मैं कोशिश करता हूँ ऐसा दिन डालूँ जिस दिन बारिश सीधी नहीं हो रही हो और सीधी बहुत ज़्यादा तेज़ धूप भी नहीं हो। उस दिन टेम्परेचर लगभग 32-33 मैक्सिमम जाए। उस दिन मैं इसको पानी में लेके और सारे पौधों में ड्रेंचिंग कर देता हूँ। तो पहला काम होता है ड्रेंचिंग का। 3 दिन बाद फिर मैं उसके अंदर जो है मेरा सेकंड जो चीज़ है माइक्रोरेजा, उसका यूज़ करता हूँ। माइक्रोरेजा का यूज़ क्यों किया जाता है आप सब लगभग सभी लोग जानते हैं। ये एक फ्रेंडली फंगस है दोस्तों, जो सह अस्तित्व जिसे कहते हैं हिंदी में, सह अस्तित्व बनाती है प्लांट के साथ में। ये जाके उसकी रूट के साथ बॉन्ड हो जाती है और फिर अपने जो फिलामेंट्स होते हैं, जो आपने कई बार देखा होगा, आपने जब किसी प्लांट को रिपोर्ट किया होगा, तो रिपोर्ट करने के लिए जब हम प्लांट को बाहर निकालते हैं पॉट में, तो उसमें हमें वाइट कलर की छोटे छोटे से रेशे दिखते हैं, वो माइक्रोरेजा ही होता है दोस्तों। और माइक्रोरेजा क्या करता है कि अपनी जो पहली चीज़ है कि वो जो फिलामेंट होते हैं वो पॉट के सारे एरिया में फैल जाते हैं, जिससे पॉट के किसी भी एरिया में अगर कोई कंसंट्रेशन है किसी न्यूट्रिएंट का, तो उसको वो एब्जॉर्ब करते हैं और फिर वो सीधे प्लांट की रूट को सप्लाई कर देते हैं। दूसरा यह है कि कुछ कंपाउंड जो होते हैं हमारे, वो होते हैं थोड़ा जटिल फॉर्म में होते हैं, तो उनको ये ब्रेक डाउन करता है। और ब्रेक डाउन करने से होता क्या है दोस्तों कि जैसे मान लीजिए बच्चे हैं, बच्चे को आपको अगर खिलाना है तो आप उसको क्या करते हैं, किसी चीज़ को उबाल के या बॉईल करके या सॉफ्ट करके आप देते हैं। उस तरीके से ये भी प्लांट को जो न्यूट्रिएंट है उनको सॉफ्ट करके और अवेलेबल कराता है। दोस्तों दो चीज़ें होती हैं, अवेलेबल न्यूट्रिएंट और नॉन अवेलेबल न्यूट्रिएंट। सीधे सीधे कोई प्लांट न्यूट्रिएंट को नहीं ले सकता। जैसे आप सोचें कि आपने आयरन देना है, तो आप आयरन को सीधे उसमें पॉट में आयरन का पाउडर या आयरन की कील या कुछ डाल दें, तो वो सीधे प्लांट एब्जॉर्ब करेगा। वो सीधे एब्जॉर्ब नहीं कर सकता जब तक वो उसके एब्जॉर्ब होने वाले फॉर्म में ना आ जाए। तो माइक्रोरेजा का सेकंड डोज में वही आपका जो 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से मैं इसको उसी बारिश के पानी में डिज़ोल्व करके सेकंड ड्रेंचिंग 3 या 4 दिन बाद ट्राइकोडर्मा देने के बाद देता हूँ। और उसके बाद मैं उसको 1 वीक तक कोई भी खाद या कोई भी चीज़ नहीं देता हूँ। अब दोस्तों कई लोग क्या करते हैं कि ट्राइकोडर्मा विरिडी को वर्मी कंपोस्ट या किसी कंपोस्ट में मिला के फिर उसको यूज़ करते हैं। तो दोस्तों होता क्या है कि कंपोस्ट इस टाइम पे एक तो नाइट्रोजन एक्सेस हो जाता है, तो प्लांट उससे डिस्टर्ब होता है। तो मैं सीधे सीधे उसको सॉइल में ही देना पसंद करता हूँ, बजाय किसी कंपोस्ट में मिला के। आप दे सकते हैं अगर आपका सॉइल थोड़ा वीक है या आपका सॉइल में उतना कंपोस्टिंग, मेरी सॉइल में पहले से कंपोस्ट मिला हुआ रहता है, तो काफ़ी कंपोस्ट उसको अवेलेबल हो जाता है खाने के लिए, तो उतना आवश्यक नहीं लगता। पर हाँ, आप चाहें तो किसी अच्छे क्वालिटी के वर्मी कंपोस्ट में इसको मिक्स करके और लगभग एक छोटा छोटा थोड़ा सा पोर्शन आप उसमें प्लांट के आसपास डाल दें और कोशिश करें थोड़ी सी गुड़ाई कर दें उसकी उससे पहले, ताकि सीधी धूप से ये टेम्परेचर की वजह से मर ना जाए। तो सेकंड हमारा हो गया माइक्रोरेजा। माइक्रोरेजा देने के बाद फिर वही बात मैंने आपको बताई कि 1 वीक तक हमें कुछ भी केमिकल, कोई फंगीसाइड वगैरह उस पर यूज़ नहीं करना है। अगर आपको यूज़ करना है तो आप उसके पहले यूज़ करके लगभग 15 दिन का गैप दें। 15 दिन के गैप के बाद तक, गैप में वो सारा जो है न्यूट्रलाइज हो जाता है, तो आप 15 दिन पहले फंगीसाइड का स्प्रे कर लें। इसको डालने के लगभग 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता तक कुछ भी आप उसमें ना NPK ना फंगीसाइड वगैरह कुछ भी चीज़ ना डालें। तीसरी चीज़ आती है बैक्टीरियल कल्चर। तो हमारा बैक्टीरियल कल्चर में जो बेसिक काम की चीज़ें होती हैं वो बैक्टीरियल कल्चर में होती हैं कंसोर्टिया। कंसोर्टिया के अंदर देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा होता है नाइट्रोजन के लिए एजोबैक्टर होता है, फॉस्फेट के लिए PSB होता है और पोटेशियम के लिए KSB होता है। तो जो हमारा NPK के तीनों चीज़ें हैं, वो NPK के तीनों चीज़ों को कंपोस्ट करने के लिए या उसको डाइजेस्ट करने के लिए हम ये कंसोर्टिया का यूज़ करते हैं। मेरे पास एक ग्रेनुअल फॉर्म में है, आपको लिक्विड फॉर्म में मिल सकता है। फिर वही चीज़ आती है दोस्तों कि इनको आप क्लोरीनेटेड वाटर में यूज़ ना करें। क्लोरीनेटेड वाटर में आप यूज़ करेंगे तो इसका कंसोर्टिया में जो बैक्टीरिया का कल्चर है वो मर जाता है। तो ये मैं लगभग 10, 20, 25 दाने में उसमें
सॉइल में डाल देता हूँ। और ये मैं डालता हूँ ट्राइकोडर्मा डालने के लगभग 3 से 4 दिन बाद। तो 4 दिन बाद डालने के बाद भी फिर मुझे समय मिल जाता है कि मैं उसमें कोई भी NPK वगैरह नहीं डालूँगा। एक बार मेरा 7 दिन का पूरा ये सर्कल पूरा होता है, उसके बाद मैं उसकी फीडिंग स्टार्ट करता हूँ। फीडिंग के लिए आगे हम वीडियो देखेंगे कि समर में फीडिंग कैसे करना है, हमें कैक्टस की फीडिंग क्या करना है, या फिर हमारे जो एक्वेरियम जो एक्वेटिक प्लांट्स है उसकी क्या फीडिंग करना है, रोज़ की क्या करना है। और लास्ट है बिवेरिया बेसियाना। दोस्तों इसमें क्या होता है कि कई सारे पेस्टिसाइड भी आप यूज़ करते होंगे, जो इस टाइम पे बटरफ्लाई का जो लार्वा होता है या किसी तरह का कोई लार्वा या इल्ली होती है जो पौधों की पत्तियों को खा जाती है। तो दोस्तों होता क्या है, पेस्टिसाइड आप डालते हैं केमिकल, वो पेस्टिसाइड डालने के बाद पानी गिर जाता है तो वो सारा वॉश ऑफ हो जाता है, आपको बार बार पेस्टिसाइड डालना पड़ता है। तो बारिश में वो केमिकल पेस्टिसाइड उतना अच्छा काम करता नहीं अगर आपके यहाँ कंटिन्यूस बारिश हो रही है। दूसरे हाथ में हम देखें अगर बिवेरिया बेसियाना को, तो ये एक तरह का फंगस है जो सीधे सीधे उन इल्लियों को या उन कीड़ों के जो लार्वा हैं उसको अफेक्ट करता है, उसको संक्रमित कर देता है और उसके बाद वो लार्वा फंगस लगने की वजह से मर जाता है। तो दोस्तों इसका फ़ायदा ये होता है कि जितना बारिश होगी, जितनी नमी होगी, उतना ही एक्टिवेट हो जाता है। तो मैं इसको डालता हूँ, उसके बाद मुझे लगभग 20 दिन 30 दिन तक अगर बारिश कंटिन्यूस है या थोड़ी थोड़ी रुक रुक के बारिश हो रही है तो मुझे इसको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं आपके पेस्टिसाइड के लिए। और इसके अलावा एक चीज़ और है दोस्तों, जो है डीकम्पोज़र। कई बार क्या होता है दोस्तों कि हमारा जो पहले का जो कंपोस्ट उसमें पड़ा हुआ है, वो कंपोस्ट को आप क्या करते हैं कि पूरी तरह से वो सड़ा हुआ नहीं होता है। कई बार हमें कच्ची खाद मिलती है, इसलिए बोलते हैं कि गोबर की खाद जो है 2 साल पुरानी यूज़ की जाए, 2 साल में वो पूरी तरह से सड़ जाती है। पर मार्केट में क्या मिल रहा है दोस्तों वो पता नहीं होता। तो आप क्या करें, आपके पॉट के अंदर भी ऐसी कुछ चीज़ हो सकती है जो पूरी तरह से डिकम्पोज नहीं हुई हो, और कहीं ना कहीं वो क्या है केमिकल रिएक्शन करके अमोनिया या इस टाइप का सल्फ़र की गैसेस रिलीज़ करती हैं, उसकी वजह से प्लांट के अंदर ही अंदर रूट्स को डैमेज होता है। तो मैं उसको भी यूज़ करता हूँ। दोस्तों देखते हैं उसको कैसे यूज़ करना। तो दोस्तों ये मेरा डीकम्पोज़र का कल्चर है और ये लगभग 250 ml का कल्चर मेरा है। ये साल भर मुझे काम आ जाता है, मैं मल्टीप्लाई करता रहता हूँ इसको। उसको करना क्या दोस्तों, आपको इस टाइप का एक बाल्टी या ड्रम लेना है, उसमें आपको लेना है लगभग इतना गुड़, देसी गुड़ जो है अपने घर में यूज़ होता है वो, और उसके अलावा आपको लेना है थोड़ा बेसन। तो गुड़ और बेसन आप इस टाइप से ले लें, और फिर क्या करते हैं आपके ये कंपोस्ट का जो लिक्विड है उस लिक्विड को आप इसके अंदर डाल देते हैं। और लिक्विड डालने के बाद में आप क्या करते हैं, इसमें पानी डाल के और इसको छाँव वाली जगह में, बिल्कुल भी धूप वाली जगह में नहीं रखना रहता है, इसको इसके अंदर डाल देते हैं। और फिर आप क्या करते हैं, इसको इसमें पानी डाल के इसके अंदर एक एक्वेरियम पंप जो आता है जो आपका ऑक्सीजन का, उसको आप इसमें छोड़ देते हैं। तो उससे धीरे धीरे एयर मिलती रहती है, तो आपका एरोबिक बैक्टीरिया जो है वो इसके अंदर डेवलप हो जाता है। और उस पानी को इस कैन को मैं यूज़ करता हूँ, लगभग 300 लीटर पानी के अंदर मैं इसको डिज़ोल्व करता हूँ और फिर सारे मेरे प्लांट में दे देता हूँ। तो ये दोस्तों पूरा मेरा सर्कल होता है मानसून केयर का, और ये मैं कंप्लीट कर लेता हूँ मेरे 15 जुलाई के पहले पहले, ताकि मुझे बारिश के टाइम पे कुछ देखना ना पड़े। बारिश के टाइम वैसे भी आप कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते हैं क्योंकि पानी कंटिन्यूस गिरता रहता है। आपके अगर पॉट बहुत सारे हैं तो आप इतने सारे पॉट्स में कुछ ज़्यादा चीज़ें कर नहीं सकते हैं। बट दोस्तों ये जो चीज़ें सारी मैंने आपको बताई, ये सब चीज़ें इसके रूट जोन के लिए काम आती हैं। कई बार क्या होता है दोस्तों के पत्तों के ऊपर फंगस आता है, पत्ते फंगस की वजह से मेल्ट होते हैं, जैसे एडेनियम में बहुत ज़्यादा ऐसी प्रॉब्लम आती है। तो पत्ते मेल्ट होने की वजह से होता क्या दोस्तों के ऊपर की साइड हमें कुछ ना कुछ फंगिसाइड यूज़ करना पड़ता है। मैं फिर बता रहा हूँ दोस्तों, मैं रूट जोन में कोई भी फंगिसाइड केमिकल फंगिसाइड यूज़ नहीं करता हूँ, बट ऊपर स्प्रे करने के लिए आपको फंगिसाइड यूज़ करना पड़ता है। फंगिसाइड में आप 15 दिन के अंदर जो है फंगिसाइड के 2 राउंड लीजिए, 7-7 दिन में एक बार स्प्रे कीजिए। और पहली बार आप एक कॉन्टैक्ट फंगिसाइड और एक सिस्टमिक फंगिसाइड, 2 टाइप के फंगिसाइड होते हैं दोस्तों। तो आप एक बार कॉन्टैक्ट फंगिसाइड और दूसरी बार सिस्टमेटिक फंगिसाइड यूज़ करिए। और उसके बाद आपका जो अगर बारिश कंटिन्यूस होता है, और अगर देखिए दोस्तों उसमें भी मार्केट में बहुत बहुत पावरफुल फंगिसाइड आते हैं, तो मैं आपको एक सलाह दूंगा कि जो सबसे लो पावर का फंगिसाइड होता है उससे आप शुरू करिए। क्योंकि कई बार क्या होता है सीधे सीधे हम बहुत पावरफुल फंगिसाइड का यूज़ कर देते हैं, उसकी वजह से बाद में अगर कोई उसमें
किसी फंगस में कोई पावर जनरेट होता है, उसके अगेंस्ट में कोई एंटी जनरेट होता है, तो वो सीधे सीधे मोस्ट पावरफुल फंगिसाइड का को काम नहीं करने देता है। तो आप सबसे पहले एक हल्का फंगिसाइड यूज़ कीजिए, कॉन्टैक्ट फंगिसाइड, और उसके बाद धीरे 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 आपको लगता है कि अगर उससे क्लियर नहीं हो रहा है तो फिर आप ज़्यादा पावरफुल दवाइयों पे जाइए। सीधे सीधे आप बहुत पावरफुल दवाइयों का यूज़ करेंगे तो आपके काम आना बंद हो जाएगी, उतना अच्छा आपके यहाँ पे गार्डन में काम नहीं करेंगे। अभी दोस्तों मैंने कुछ भी फीडिंग नहीं की है, ये सब जो भी आप देख रहे हैं ये सब बारिश की वजह से ही खिला है। और कुछ मेरा लोटस प्लांट भी डेवलप होना चालू हो गया है। मैं फिर बता रहा हूँ दोस्तों, मैंने जो आपको चीज़ें बताई है वो पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है। इसके कारण आप किसी भी एक्वेटिक प्लांट हुआ, एडेनियम हुआ, या आपके कैक्टस हुए, उन सब में आप एक बार इसको यूज़ ज़रूर कीजिए। उससे कोई किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है, उनको पौधों को फ़ायदा ही पहुँचाएगा। तो दोस्तों बहुत बहुत थैंक यू आपका ये वीडियो देखने के लिए। कोशिश करिएगा कि आप इसको सब्सक्राइब करें अगर आपको ये यूज़फुल लगता है तो। थैंक यू सो मच।